चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बाकी शेयर। तो शेयर क्या होता है, जो हमने पढ़ी जब तक कि इतने इस एक कंपनी दूसरी कंपनी को इतने शेयर इशू करे तो उन शेयर का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल ही है। जितनी भी कंपनी की शेयर कैपिटल है उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा शेयर कहलाता है। शेयर इज अ शेयर माने कि पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि जितनी कंपनी की शेयर कैपिटल है उसका एक हिस्सा शेयर कहलाता है। मान लीजिए शेयर कैपिटल 100 करोड़ की है, तो उसमें से मान लीजिए हम अगर पर शेयर पर शेयर 10 रुपए का है तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो उससे मतलब ये होगा, नंबर ऑफ शेयर आने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ शेयर आए हैं उतने उस कैपिटल के हिस्से हैं। उस हिस्सों में से जितना हिस्सा कोई बंदा खरीद देगा वो उतने हिस्से के लिए कंपनी के टूवर्ड्स कंपनी के उसके पास राइट आ जाएंगे उतने हिस्से के। जितना वो हिस्सा खरीद देगा। शेयर खरीदने का कहीं भी मतलब ये नहीं कि उतने पैसों का अधिकार मिलेगा। पैसों का नहीं मिलता लेकिन उतने का राइट मिल जाता है। वो वेरियस राइट मिलते हैं जिनमें वोटिंग राइट भी आ जाता है और अदर राइट भी मिलते हैं। तो ये था शेयर का शॉर्ट में। अब पढ़ते हैं डिटेल में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म शेयर। क्या कही है इस सेक्शन ने? शेयर विच मीन्स, शेयर मीन्स आ शेयर। आ शेयर मतलब यहाँ पार्ट का, आ शेयर का मतलब यहाँ पार्ट है कि शेयर मीन्स अ पार्ट इन दी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कि शेयर का मतलब शेयर कैपिटल जितनी भी है कंपनी की उसका एक पार्ट है, उसका उस पार्ट को कहते हैं शेयर। जितनी शेयर कैपिटल है कंपनी की उसका एक हिस्सा करेंगे ना, उसकी जब उसके पार्ट करते हैं तो जो उसके पार्ट करेंगे, जिस जो उसका एक पार्ट निकलेगा उसे कहेंगे शेयर। एंड एंड इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर। बंडल माने 10 शेयर 100 शेयर जब एक साथ देते हैं ना, उसे कहते हैं बंडलिंग करना। जो हमने ऊपर कल केस पढ़ा था हरी शुगर मिल वगैरह वाला, ये रहा हरी नागर शुगर मिल वगैरह था ना केस, इसमें जो उन्होंने शेयर इशू करे थे ना झुनझुन वाला जी ने, तो उन्होंने शेयर जो इशू करे 100 100 के दो बंडल बनाए थे। एक बंडल दिया था अपने बेटे को और एक बंडल दिया था अपनी बहू को। पढ़ लेते हैं, देखो मैंने ये निकाला भी था। किधर गया, ये रहा। तो इसने क्या करते हैं, हुआ है लार्जर नंबर ऑफ शेयर होल्डर था इन हरिनागर शुगर मिल, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टू ब्लॉक, यानी कि टू बंडल ऑफ स्टॉक ऑफ 100 शेयर ईच। 100 100 शेयर के दो बंडल उन्होंने इशू करे थे, एक अपनी बहू को और एक बेटे को। ये था इसका हरिनागा शुगर मिल के केस में बंडलिंग ही हुई थी। तो बंडलिंग मतलब स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर, और बंडलिंग ऑफ शेयर मतलब कि कई सारे शेयर को जब एक साथ देते हैं, एक साथ मान लो ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा है तो उसे कहेंगे बंडलिंग। बंडलिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू शेयर्स इज कॉल्ड बंडलिंग। A share thus represent such proportion of the interest of the shareholder as the amount paid upon their bearing to the total capital payables to the company। कि कंपनी की जितनी कैपिटल है उसमें आपने कितना अमाउंट पे करा तो उससे पता चलता है कि आपका कितना शेयर था, कितने परसेंट आपकी शेयर होल्डिंग है। ये उससे ही पता चल जाएगा। कैसे? मान लो 100 करोड़ की टोटल कैपिटल, उसमें से आपने 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए, तो आपकी 10% की होल्डिंग हो गई नहीं हो गई? यही कहना चाह रहा है कि 10% की आपने होल्डिंग कर ली है। इससे पता चलता है कि आपने टोटल शेयर कैपिटल में से कितनी शेयर कैपिटल, कितने शेयर खरीदे हैं, कितनी कैपिटल के शेयर खरीदे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आपने कितनी कितनी आपके पास होल्डिंग है, या फिर कहें तो कितना आपके पास उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। It is a measure of interest in the company asset to which a person holding a share entitled। यही वो ही कह रहा है कि मतलब उससे उसका इंटरेस्ट पता चलता है कि कंपनी में उसका कितना इंटरेस्ट है। शेयर इज अ इंटरेस्ट इन द कंपनी। क्या बोला है? फेयरवेल जस्टिस इन बारबेरलैंड ट्रस्ट वर्सेस स्टील वार्स एंड कंपनी लिमिटेड ऑब्जर्व दैट। क्या कह रहा है? ए शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। कि शेयर को आप एक सम ऑफ मनी मत मानो। ऑल दो शेयर मनी के टर्म्स में मेजर होगा कि भाई हमने 10 शेयर खरीदे, 10 रुपए का ये ईच था तो 100 रुपए के शेयर हो गए। मनी की टर्म में हम उसे अकाउंटिंग एंट्री के लिए मनी की टर्म में कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ खरीदे जो शेयर है वो 10 ही खरीदे हैं। बट इन द इंटरेस्ट मेजर बाय अ सम ऑफ मनी। शेयर एक सम ऑफ मनी नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि कितना उसने होल्डिंग करा है, कितना इंटरेस्ट होल्ड करा है। वही जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि मान लो
100 करोड़ के शेयर हैं, जिसमें से 10 करोड़ किसी बंदे ने खरीदे हैं, तो वो 10 करोड़ एक अमाउंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो 10 करोड़ से ये पता चलेगा कि उसकी कितनी परसेंट होल्डिंग है, उसने कितना इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है कंपनी के अंदर। तो कितना कर रखा है, 10 करोड़ डिवाइड बाई 100 करोड़, यानी कि 10%। वो नहीं कह रहा है कि ये अमाउंट से मतलब नहीं है, अमाउंट से ये सिर्फ हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं कि जिससे हम ये निकाल सके कि उसकी टोटल कैपिटल में कितनी होल्डिंग है। ओवरऑल कैपिटल कंट्रीब्यूशन में उसने कितना कंट्रीब्यूशन करा, उससे पता चलेगा कि उसने कंपनी में कितना अपना इंटरेस्ट दिखाया, कितनी अपनी रुचि दिखाई। तो जितना उसका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से उसे राइट मिलेंगे। एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट कंटेन इन दी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट होंगे वो सब उसे राइट उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, इंक्लूडिंग राइट ऑफ सम ऑफ मनी फॉर मोर और लेस अमाउंट। ठीक है ना, वही सब कह रहा है। यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर आर नॉट इन द आई ऑफ लॉ पार्ट ओनर ऑफ द अंडरटेकिंग। वही कह रहा है जो ऊपर पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के लॉ में, कंपनी के इस कंपनी लॉ के अंदर शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के अंडरटेकिंग ओनर्स नहीं माने जाते। ये कहना चाह रहा है, क्योंकि कंपनी अलग हो जाती है और शेयर होल्डर अलग हो जाते हैं। कंपनी के एसेट के होश नहीं माने जाने, कंपनी के कहीं ना कहीं मान जाते हैं मुझे कि हाँ यही होंगे रियल ओनर, लेकिन एसेट के जो होते हैं ना वे नहीं माने जाते। The undertaking is something different from the totality of shareholder, कि शेयर होल्डर की टोटलिटी अलग है और अंडरटेकिंग अलग है। राइट एंड ऑब्लिगेशन अटैच टू दिस शेयर आर दोस प्रिस्क्राइब बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आप शेयर होल्डर को अपने राइट दोगे, वो राइट आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर ही होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई चीज़ ऐसी ना लिख देना जो आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल से बाहर की हो, क्योंकि फिर वही बात होगी कि अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम या अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल वाली चीज़ हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आप अपने शेयर होल्डर को राइट दोगे, जो राइट्स और ऑब्लिगेशन आपने लगाए हैं उन पे, वो राइट्स और ऑब्लिगेशन कम मेमोरेंडम और आर्टिकल के बियॉन्ड ना लगाना, ये कह रहा है। जैसे उस कंपनी में हमने पढ़ा था, उस कंपनी में ये ऑब्लिगेशन था या फिर ये एक लिमिटेशन थी कि तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता था ओनर। तो अगर ये लिमिटेशन मेमोरेंडम उसके आर्टिकल में ना लिखी हुई होती, ऊपर जो हमने शुगर मिल वाला एग्जांपल पढ़ा था, उस शुगर मिल के अगर आर्टिकल में ये चीज नहीं लिखी हुई होती कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता ओनर, यानी कि शेयर होल्डर, तो क्या फिर भी शेयर पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती कंपनी? फिर नहीं लगा पाती कंपनी। रेस्ट्रिक्शन तभी लगा पाती है जब उसने अपने आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई हो। तो ये कह रहा है कि आप कोई ऐसे ऑब्लिगेशन या कोई ऐसा राइट नहीं कर देना शेयर होल्डर, देना शेयर होल्डर पे या इम्पोज करना शेयर होल्डर पे जो आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल के अगेंस्ट हो। This must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company but also certain other rights which accrues to him according to the previous company law। सिर्फ कंटेक्चुअल राइट नहीं, कुछ और भी राइट है, जैसे वोटिंग राइट वगैरह मिल जाते हैं। और डिविडेंड राइट तो खैर नहीं है, डिविडेंड इज नॉट अ राइट। डिविडेंड कंपनी देना चाहे या ना देना चाहे, लेकिन वोटिंग राइट वगैरह मिल जाते हैं। आगे पढ़ते हैं इसका। देखो, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, मतलब जैसे जैसा वोटिंग राइट मेरा होगा ऐसा ही वोटिंग राइट दूसरे बंदे का होगा। उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, सब सारे जो शेयर होल्डर हैं सबको समान वोटिंग राइट मिल गया है, तो उस केस में कहेंगे यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। डिफरेंट वोटिंग राइट मतलब कि कुछ शेयर होल्डर को या कुछ क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर को कुछ अलग राइट दे रहे हैं, कुछ वोटिंग राइट एक्स्ट्रा दे रहे हैं या वोटिंग राइट में कुछ डिफरेंस चीज दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं बिट डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या ऐसा कर सकती है कंपनी? हाँ करती है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट पे भी शेयर इशू कर देती है कंपनी, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल कैपिटल भी होती है, पढ़ते हैं। शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the share or debenture or other interest of any member in the company shall be movable property transferable in the manner prescribed in the article of the company। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी का होने का मतलब ये है कि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मेंबर्स शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है अगर उसके आर्टिकल के अंदर ये चीज़ प्रिस्क्राइब है। शेयर शैल बी नंबर्ड। शेयर शैल बी नंबर का मतलब है सेक्शन 45 प्रोवाइड एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश बाय इट्स डिस्टिंक्शन नंबर। कि एवरेज शेयर में शेयर का नंबर होता है, शेयर हर शेयर पर शेयर का नंबर होता है जो उसे बाकी शेयर से डिस्टिंग्विश करता है, बाकी शेयर सर्टिफिकेट से अलग कर देता है। दोबारा से करें, शेयर आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो कि
ट्रांसफरेबल नहीं होती, जिसे हम फ्रीली ट्रांसफर नहीं, ये फ्रीली कर ही नहीं सकते, उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफरेबल नहीं हो पाती जल्दी से। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो ट्रांसफर हो सकती है। तो शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर जो है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर, लेकिन कब कर सकते हैं? एक तो प्राइवेट कंपनी का केस नहीं होना चाहिए, मैंने प्राइवेट कंपनी के में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर उस कंपनी ने अपने आर्टिकल के अंदर ये लिख दिया कि शेयर हम फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो भी नहीं कर सकते, उसके आर्टिकल में भी ये चीज नहीं लिखी हुई होनी चाहिए। वही कह रहा है ये। According to Section 45 of the Company Act 2013, the shares or debenture or the other interest of any member in the company shall be movable. शेयर डिवेंचर या फिर अदर जो भी वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये मूवेबल होते हैं, यानी कि ट्रांसफर करे जा सकते हैं। लेकिन कब करे जाएंगे? प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है, वो याद रखना। और दूसरी चीज कि अगर किसी ने अपने मेमोरेंडम के अंदर ये चीज लिख दी कि शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल, तो फिर शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल। मेमोरेंडम बोला हूँ, सॉरी, आर्टिकल, मेमोरेंडम में नहीं आता ये आर्टिकल में लिखी जाती है ये वाली चीज। शेयर आर नंबर, नंबर मतलब देखो जैसे हर बर्थ सर्टिफिकेट का अपना एक अलग नंबर होता है, तो ऐसे ही हर शेयर का अपना एक अलग नंबर होता है, जिस नंबर से हमें ये पता चल सकता है कि शेयर का ओनर कौन है, किसके पास ये शेयर थे। तो शेयर का अपना एक नंबर होता था, जिससे शेयर की आइडेंटिफिकेशन होती थी, उसके ओनर की आइडेंटिफिकेशन होती थी। और ये नंबर सब शेयर पे अलग अलग होता था। लॉजिकल भी है। आज कोई भी देखो सिक्वेंस में कोई भी चीज होती है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई भी चीज होगी तो वो सिक्वेंशियल चलेगी, तो उसमें सब जो नंबर होंगे एक दूसरे से अलग अलग ही होंगे। जैसे काउंटिंग होती है तो 1 से लेकर 100 तक होगी, तो फिर कोई चीज एक कॉमन थोड़ी ना आएगी। तो इस तरीके से जो शेयर पे नंबर होंगे वो सब अलग अलग नंबर होंगे, कोई भी शेयर पे सेम नंबर नहीं होते। किन्हीं भी दो शेयर पे सेम नंबर कभी नहीं होते, हर शेयर का अपना एक अलग नंबर होता है। However, this shall not be applicable to the share held by a person whose name is entered as a holder of beneficial interest in the such share in the record of depository। ऐसा कोई बंदा जिसने बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड करे हैं, जैसे माइनर को भी कहा गया है कि माइनर भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड कर सकता है। तो माइनर हो या ऐसा कोई बंदा जिसने बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड करे हैं, तो वो बस उस केस में शेयर पर नंबरिंग होनी जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। और सब केस में नंबरिंग होनी जरूरी है। नंबरिंग होने का मतलब ये है कि शेयर पे एक नंबर पड़ेगा, जो नंबर बाकी किसी और शेयर पे नहीं होगा, उसका एक अलग सेपरेट नंबर होगा जिससे उसके ओनर की पहचान हो जाती है। ये जो नंबरिंग करनी है ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाले को केस में, यानी कि जैसे माइनर के केस में ये नंबरिंग होनी कंपलसरी नहीं है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किस किस काइंड की होती है? पहले हमने क्या बताया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या था? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड और पेड। अब पढ़े हम काइंड। काइंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द काइंड ऑफ द शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल लिखो, तो वहाँ कंफ्यूजिंग में वो नहीं लिखना कि ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, पेड, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड एंड पेड, वो नहीं लिखना। या लिखना है काइंड पूछे तो ये लिखना है, और क्लासिफिकेशन पूछे तो वो वाला पॉइंट लिखने हैं। ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखने वाली बात है। सेक्शन 43 of the Companies Act 2013 provide a kind of the share capital. According to the provision of share capital of a company limited by share, there are two kinds. अब बताऊंगा ये क्यों कहा इसने। देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जब हमने कंपनी को क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, उस केस में हमने कहा था कि कंपनी की जो लाइबिलिटी के बेस पर जो कंपनी क्लासिफाई होती है वो 3 पार्ट में होती है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब वो था कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। तो ये वही कह रहा है कि ऐसी कंपनी जिसमें जिसके जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी उसके अंदर तो क्लासिफिकेशन आएंगे, जिसके अंदर शेयर ही नहीं है, गारंटी वाली कंपनी है, उसके अंदर तो ये क्लासिफिकेशन ही नहीं आएगी ना। ये क्लासिफिकेशन जब भी आएगी जब कंपनी शेयर इशू करे होंगे, कि शेयर कौन से इशू करे हैं, इक्विटी करे हैं या फिर प्रेफरेंस करे हैं। और जिस कंपनी के अंदर शेयर ही नहीं इशू होते, सिर्फ गारंटी वाली कंपनी है, तो उसमें तो ये क्लासिफिकेशन की नीड ही नहीं है। वो कह रहा है ये कि ऐसी कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसके केस में ही ये क्लासिफिकेशन लगेगी। लॉजिकल भी चीज है, क्योंकि जब गारंटी कंपनी के अंदर शेयर इशू नहीं होते तो आप क्या पता करोगे इक्विटी है कि प्रेफरेंस है? पता तो जब करेंगे ना, ये हम जो डिस्कशन तो जब होगी हमारी जब कंपनी के शेयर ने शेयर इशू करे होंगे। कंपनी शेयर को उस केस में इशू करती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में। पहले पढ़ते हैं पहला पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को वोटिंग राइट भी मिलता है और डिफरेंशियल राइट, बट विद अ डिफरेंशियल राइट एज अ डिविडेंड, और डिविडेंड मिल जाता है
लेकिन डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो ना दे। अब डिविडेंड अब क्या, आल दो पहले से भी डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक लॉजिकल चीज बताओ। मानो एक बात समझो आप, आपने किसी कंपनी में मान लो 5,000 रुपये लगाए। आपको ये एक्सपेक्ट थी मैं 5,000 रुपये कहीं और लगाता, किसी सिक्योर्ड जगह लगाता, तो वो मुझे कम से कम 1,000 रुपये जनरेट करके देती, ये मान के चलो। तो क्या कम आप कंपनी से भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो कम से कम आपको 1,00,000 रुपये जनरेट करके दे? करोगे ना? तो वही कह रहा है कि आल तो लोगों ने मना कर कह दिया कि मर्जी है, दो नहीं दो डिविडेंड। लेकिन अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा और आपको ये भी लग रहा है कि मेरे शेयर की वैल्यू आज भी 5,000 है, 10 साल बाद भी 5,000 रहनी है, तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। आप तो क्या कहोगे, इसको तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लूंगा, बाद में मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो इसकी एक कैलकुलेशन होती है इंटरमीडिएट के अंदर, कि हम पता करते हैं किस किस केस में कंपनी कितना कितना डिविडेंड देगी, पूरा डिविडेंड देगी या फिर जितना कमाया है उतना ही डिविडेंड देगी। अर्निंग बोलते हैं उसे। अर्निंग के बराबर डिविडेंड देगी या अर्निंग से ज्यादा, ज्यादा तो दे नहीं सकती, अर्निंग तक देगी या अर्निंग से कम देगी, ये कहना चाहती है। तो उससे कैलकुलेशन निकलती है पूरी इंटर में। डिविडेंड डिसीजन के नाम का एक चैप्टर है उसके अंदर ये सारी चीज डिसाइड डिसाइड करनी पड़ती है, कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना है। अब आते हैं फाउंडेशन की बात करते हैं, तो इसमें कहा है कि डिफरेंशियल राइट होते हैं, लेकिन डिविडेंड पे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती कि डिविडेंड देना देना कंपलसरी है। लेकिन लॉजिकल चीज लगाओ यार, अगर आप ही किसी कंपनी में 5,000 रुपये लगाओगे और आप उसी 5,000 से अगर फिक्स डिपॉजिट करते, तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको 1,000 रुपये मान लीजिए पर एनम मिलते, तो आप कंपनी से क्या ये चीज एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट कि कम से कम 1,000 रुपये तो कंपनी भी कमा के दे? तभी तो आप रुकोगे कंपनी में। अरे 1,000 भी नहीं कमा के दी तो आप कह रहे हो क्या होगा, क्यों लोड लेना इतना, मुझे कुछ अनसिक्योर चीज में जाऊँ। कंपनी भाई शेयर तो अनसिक्योर है, आज बढ़ रही है कीमत, कल को घटेगी, लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो फिक्स है। तो आप कहोगे कि नहीं, जब इतना ही रिटर्न मुझे एफडी में मिल रहा है तो आओ मैं एफडी में ही कर लेता हूँ। शेयर खरीदोगे नहीं ना आप, तो डिविडेंड की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये कहा है लोने की डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर कोई कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही और उस कंपनी के जो शेयर है उनकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही, मान लो जैसे मैंने आज शेयर खरीदे 5,000 के, मुझे लग रहा है कि 5 साल बाद ये कंपनी डिविडेंड तो मुझे नहीं देगी 5 साल तक, लेकिन 5 साल बाद मेरे शेयर जो है वो 5,000 के 20,000 हो जाएंगे, तो मुझे एक फायदा चमक रहा है। लेकिन 5 साल बाद मेरी एफडी नहीं सिर्फ 5,000 की 10,000 ही हो पाएगी। लेट्स सपोज मान के चलिए 1,000 रुपये अगर हर साल बढ़ेंगे तो 5,000 की 10,000 ही होगी। तो लेकिन मेरे शेयर की वैल्यू दुगनी हो रही है, 20,000 हो रही है, तो मैं कंपनी में होल्ड कर लूंगा। आज में डिविडेंड ना दो, लेकिन मुझे जब पता है कि मुझे 5 साल बाद 5 के 20 मिलेंगे, तो मैं कंपनी में होल्ड कर लूंगा शेयर। तो वही कह रहा है कि या तो वैल्यू बढ़े शेयर की, यानी कि शेयर की जो कीमत है वो बढ़े, या फिर जो डिविडेंड है वो देवे कंपनी। दो चीज में से अगर एक भी नहीं देगी, तो आप लॉजिकली खुद भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। इट इज नॉट दैट टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। टाटा मोटर्स ने 2008 में इक्विटी शेयर इशू करे विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर इज इन राइट इशू इन। अब ये राइट इशू क्या होता है? ये दो चीज होती है, एक तो बोनस इशू होता है, एक राइट इशू होता है। ये भी इंटरमीडिएट का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। बोनस इशू मतलब जो शेयर होल्डर पहले हैं उन्हें एज अ बोनस के तौर पे कोई शेयर दे देती है कंपनी, तो उसे कहते हैं बोनस इशू। ये बोनस जो पे के तौर पे जो शेयर दिए जाते हैं, ये जो जिस मेंबर को दिए जाते हैं या जिस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, वो इन्हें बेच नहीं सकता, इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और बंदे को, उसी को खरीदने पड़ते हैं। लेकिन राइट इशू जो होता है, ये भी मिलते तो पुराने शेयर होल्डर को ही हैं, लेकिन इन पर राइट होता है उन शेयर होल्डर का कि ये चाहे तो किसी और बंदे को ही बेच सकते हैं, चाहे पूरे के पूरे जितने के शेयर मिले उतने के बेच दें, चाहे आधे बेचे, किसी भी प्रिपोर्शन में बेच सकते हैं। अपने शेयर का राइट किसी और को दे सकते हैं, उसके बदले कैश ले सकते हैं, फिर वो बंदा अपने आप उस राइट से शेयर खरीद लेगा। राइट इशू का जो प्राइस होता है वो जनरली मार्केट प्राइस से कम होता है, तभी तो कोई दूसरा बंदा भी खरीदा है, उसे दिखेगा कि मान लो मार्केट में 100 रुपए है। लेकिन राइट इशू के अंदर कंपनी ने कहा कि जो हमारे राइट होल्डर है, इन्हें हम सिर्फ 60 रुपए में शेयर देंगे। तो वो राइट होल्डर क्या करेगा? राइट होल्डर मान लो 60 का 80 में बेच देगा। उसे वो सोचा है मेरे इतने शेयर नहीं खरीदना चाह रहा था, वो 60 का 80 में बेचेगा। दूसरे बंदे को फायदा रहेगा, वो सोचेगा मार्केट से लूंगा तो 100 का मिलेगा, ये बंदा 80 का दे रहा है तो ठीक है ले लो। तो दोनों अपने आप राजी हो जाएंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि राइट इशू क्या होता है कि जहां पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये राइट आता है कि जो उन्हें कंपनी राइट के तौर पर शेयर दे रही है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन बोनस इशू में भी यही होता है कि पुराने शेयर होल्डर को कंपनी वो देती है शेयर का ऑफर, लेकिन उस केस में सिर्फ जो भी सब्सक्रिप्शन जो भी पैसा देना पड़ेगा वो ओल्ड मेंबर को देना पड़ेगा, उसमें किसी नए मेंबर्स को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता बोनस इशू के केस में। बाकी आप इंटर में पढ़ोगे शायद आपके टैक्स वगैरह, उसमें टैक्स बोल रहा हूँ सॉरी,
अकाउंट वगैरह में इसका पार्ट हो रहेगा। तो वही कह रहा है कि जो टाटा टाटा लिमिटेड थी उसने 2008 में अपने जो इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल राइट मतलब जो बाकी शेयर्स हैं उनसे अलग कुछ हटके राइट दिए गए थे इन शेयर होल्डर को। राइट इशू करा था। राइट इशू करना मतलब पुराने शेयर होल्डर को ही दिए थे राइट इशू के तौर पे। अब मैं बता भी चुका राइट इशू है क्या। इन द इशू एवरी 10 अ शेयर होल्डर कैरी ओनली वन वोटिंग राइट। राइट इशू में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि वैसे देखो एक शेयर तो एक राइट मिल जाता है जनरली, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो 10 शेयर खरीदेगा उसे एक वोटिंग राइट मिलेगा। ये कहा था इस केस में टाटा कंपनी ने कहा था कि हमारे कोई 10 शेयर खरीदेगा तो उसे हमारा एक शेयर एक वोट मिलेगा, हमारी कंपनी में एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा 10 शेयर खरीद के। जनरली क्या होता है, जनरली अगर आप किसी कंपनी में एक भी शेयर खरीद लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वोटिंग राइट मिल ही जाता है। लेकिन डिफरेंशियल राइट में उन्होंने कहा था टाटा कंपनी ने कि आप हमारे 10 शेयर खरीद देंगे तब एक वोटिंग राइट देंगे, बट साथ में आपको एक अधिकार देंगे कि आप 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड लोगे जब हम डिविडेंड देंगे। जो हम ऑर्डिनरी शेयर वालों को जब भी देंगे तो आपको 5% बढ़ा के देंगे। मान लो डिविडेंड देना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन टाटा ने मान लो किसी एक जो उनके शेयर होल्डर है उन्होंने पर शेयर 100 रुपए का डिविडेंड दिया ऑर्डिनरी वालों को जो सिंपल वाले हैं। तो इन जो ये डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होल्डर हैं इन्हें 5% एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा, यानी कि इन्हें 105 रुपए दिए जाएंगे पर शेयर अगर दूसरे वालों को 100 रुपए दिए जा रहे हैं तो। ये कहना चाह रहा है। तो इन्होंने कहा कि आपको वोटिंग राइट तो हम घटा रहे हैं, आपके 10 शेयर पे एक राइट मिलेगा, लेकिन आपका जो डिविडेंड का परसेंट है वो हम बढ़ा रहे हैं। जितना भी हम डिविडेंड देंगे दूसरों शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो यानी कि नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं उन पे 5% एक्स्ट्रा करके देंगे हम आपको। Since a equity shareholder did not carry the similar voting right, it was being traded at a discount to the other commission. एक सेकंड कहा गया, शेयर आर फुल्ली voted. Other companies have issued equity shares with differential voting right. Future, retails, gens and among others. तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट इन्होंने कहीं ना कहीं चालू कर दिया टाटा वालों ने। इसमें क्या होता था कि जैसे इन्होंने क्या कहा था टाटा वालों ने कि देखो जनरली तो अगर आप किसी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो तो आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है, सबको पता है ना। लेकिन टाटा ने क्या कहा था कि आप हमारे 10 शेयर खरीदोगे तभी आपके पास वोटिंग राइट आएगा एक शेयर का। एक वोट डालने का अधिकार तब आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जो बाकी शेयर होल्डर को जितने पैसे देंगे एज अ डिविडेंड के तौर पे उस पर 5% हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, आपको दे के देंगे। मान लो किसी और को और बंदों को और शेयर होल्डर को जो नॉर्मल शेयर होल्डर है उन्हें 100 रुपए देंगे तो आपको 105 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन और जो शेयर होल्डर है वे सिर्फ एक शेयर पे अपना एक वोट अधिकार कर लेते हैं। आप जो है आपको कम से कम 10 शेयर रखने पड़ेंगे अपना वोट अधिकार मांगने के लिए। ये कहना चाह रहा है ये। प्रेफरेंस शेयर कैप बिल्डअप पढ़ते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिलता है पेमेंट के में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। However, this act shall not be affect the right of the preference share who are entitled to participate in the procedure of binding up before the communication of the act. According to section 43, equity share with reference to the company limited by shares means all share other than preference share। कि equity share बेस शेयर है जो preference share नहीं है। ऐसी डेफिनेशन कहीं और भी पढ़ी थी हमने, ऐसी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। वैसा ही इन्होंने यहाँ भी इस्तेमाल करा। आप पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर है क्या, किन शेयर को कहेंगे प्रेफरेंस शेयर, ताकि हमें पता चल सके इन शेयर के अलावा सभी शेयर इक्विटी शेयर है। ठीक है, पढ़ते हैं। With reference to any limited company limited by shares means that part of the issued capital of a company which carried would be preference right to the respect। जिन जिन शेयर्स पे प्रेफरेंशियल राइट मिलता है यानी कि प्रायोरिटी मिलती है उन्हें कहेंगे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी मिलने का मतलब ये है कि जो और शेयर होल्डर को जो चीज़ मिलेगी वो चीज़ इन्हें भी मिलेगी, लेकिन इन्हें उनसे पहले मिलेगी। अब क्या चीज़ है अभी हम पढ़ेंगे इन पॉइंटों में जो नीचे दे रखे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड जो है वो जो इधर फिक्स हो या फिर कोई रेट लगा दिया हो। प्रेफरेंस शेयर फिक्स भी हो सकता है डिविडेंड कि हाँ हर साल देना पड़ेगा 1,000 रुपए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हर साल जो भी डिविडेंड करवाएंगे उसका 5%, 2%, 10% कुछ भी लगा सकते हैं, कि चाहे फिक्स हो या एक अमाउंट हो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
पहले दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। बीच में भी इधर फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स से फ्री हो चाहे इनकम टैक्स उस पर लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। एक बात समझो, एक पॉइंट है जो पॉइंट ऑल दो इंटर के सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। जब मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे करके ये पूरी प्रोसीजर होती है, पेमेंट वगैरह कैसे चलता है, एक बार को आपको दिखा देता हूँ। ऑल दो ये आपके इंटर का पार्ट है, उसमें एक चैप्टर है, उसके अंदर ये आते हैं। लिवरेज करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाई जाती है ये इनकम स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको एक बार इनकम स्टेटमेंट समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में तो आए कि ये पेमेंट वगैरह कौन सा पहले कौन सा बाद में चलता कैसे है। ये इंटर में आएगा, ध्यान रखना, अच्छे से करना। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ये होता क्या है देखेंगे। ठीक, ये और एक और लाइन खींचेंगे अब। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया हमारा लाइन मेकर। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन कोई नहीं, आप समझ गए। मैं फॉर्मेट बना देता, फॉर्मेट बनाना पर्पस था, बन चुका। तो हम बताते हैं इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है। ये इंटर में का आएगा काम, अच्छे से करना, और इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पेमेंट पहले हो रहा है कौन सा बाद में चल क्या रहा है पेमेंट वगैरह में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको ये करा ही देता हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ही ना रहे इस चीज़ की, कौन सा पेमेंट पहले होता है और कौन सा पेमेंट बाद में। सबसे पहले देखो सेल होगी, तो सबसे पहले होती है सेल्स। ये हो गई सेल्स। सेल्स मान लीजिए आप, लेट सपोज करिए, अरे चल जा भाई, सेल्स हो गई हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की। इधर नहीं हो पा रहा, चलिए मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। आजा आजा भाई आजा, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा तो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कौन सा पेमेंट पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, और ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। जब तक ये नहीं पता होगा आप सोचेंगे कौन पहले पेमेंट किसे दे रहे हैं क्या चल रहा है। चल भाई चल, ठीक है, तो हम ही आई कर लेते हैं इसे। रुक जा भाई रुक, जाएगा पूरा ही जाएगा, जाओ फिर पहुंच जाओ, बस 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 बस। अरे पूरा डेस्कटॉप पार करोगे क्या? अरे रुक जा भाई, अरे ये कहाँ जाएगा रुकेगा अरे 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 शिट, क्या हुआ ये तो पूरा डेस्कटॉप पार कर गया मेरा। एक सेकेंड, देखिए 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 देखिए, ये रुकने नहीं देगा इसको। मैं सोच रहा था इसमें ही करा दूं, मुझको नई सी आईडी करनी पड़ेगी फिर अब। बिना फॉर्मेट के ही करेंगे फिर हम। पैनल ही हैंग होगी क्या? अरे ऐसा क्या करा मैंने जो पैनल ही हैंग कर दिया इसने? सिर्फ एक वही तो कहा था इससे लाइन पहुंचाने के लिए, कैसे समझाऊंगा आपको, एक सेकेंड। हम अपना दूसरा वो खोल लेते हैं कोई और। आई थिंक फाइनली फ्रीज हो चुका है। देखो समझो, सबसे पहले होती है सेल्स। मैं इसका पीपीटी में डलवाता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए फिलहाल, जब ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले होगी सेल्स। सेल्स में से कुछ पोर्शन कॉस्ट जो कटती है, जैसे किसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो वाली कॉस्ट, ओहो शिट, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स वो वाली वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो कि फिक्स नहीं है, यानी कि जो वेरी होता है, जैसा हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे वो वाला पार्ट बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, जिसके बाद मिलता है हमें कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होता है जिसमें हमारा फिक्स कॉस्ट भी रहती है और हमारा प्रॉफिट भी रहता है। ठीक, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट निकाल देते हैं
फिर आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम हाँ कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली वर्ड में हाँ इसलिए प्रॉफिट ही कहूंगा, मैं उसको अलग चीज से नाम से बुलाया जाता है। प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, वो प्रॉफिट उस अर्निंग को कहते हैं जो जिसके अंदर अभी इंटरेस्ट भी पेंडिंग है और टैक्स का अमाउंट भी पेंडिंग है। इंटरेस्ट किसे दिया जाता है, जो लॉन्ग डेप्ट वाले होल्डर होते हैं, जैसे कि हमने किसी से डिवेंचर खरीदे या फिर किसी से लोन वगैरह लिया, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो वहां से डिडक्ट होता है। तो उसमें से पहले इंटरेस्ट करेंगे डिडक्ट, तो फिर आएगा बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करते हैं, तो फिर आता है वो वाला अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा है। उस इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट होता है उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, तो आता है हमारा ईपीएस, यानी कि पर इक्विटी शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है। अब जितनी अर्निंग हुई है उतनी देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग बात है, जितनी अर्निंग में से हमने दिया उसे कहते हैं डीपीएस, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि अर्निंग्स में से कितना पे करा उसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट यानी डीपीएस। चल जा भाई, कुछ तो चले। एक्सेल तो चलेगा नहीं, ये चलेगा। बर्ड्स चला कर देख, तो बर्ड्स में बर्ड चल जाए तो मैं बर्ड में आपको बता दूंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। शायद आप समझ भी चुके होंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेस है आपके इंटर में कॉस्ट में भी वो चीज़ काम आएगी, और एक एफएम सब्जेक्ट में भी काम आएगी, और यहाँ भी आपको समझना तो है ही वो चीज़। तो मैं सोचा एक बार करा ही देता हूँ ना, लेकिन ये पैनल थोड़ा साथ नहीं दे रहा। चलिए हम यहाँ से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। अब नो इफ बट ओनली कट टू कट। अरे ये पैनल बॉय फ्रीज होगा क्या? नहीं होगा, इसे हम होने ही नहीं देंगे ना। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझोगे आप। सी और एक सेकेंड बड़ा रखेंगे वो। ये हो गया हमारे पास, लेट्स सपोज। कैसे टाइप कर रहा है भाई, क्या क्या टाइप कर रहा है? सेल्स। तो मानिए आप सेल्स है, मान लीजिए क्या बोलते हैं अपना 10 लाख रुपीज की, ये हुई सेल्स, ठीक है ना। एल बनेगा ना, क्या बनाइए, 10 लाख रुपीज की होगी हमारे पास सेल्स कंपनी की, ये मान के चलिए। इसे कर देते हैं हम फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ये हो गई हमारे पास सेल्स, ठीक है ना। सेल्स है 10 लाख रुपीज की किसी कंपनी की, लेट सपोज। इसमें से वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट है जो यूनिट, जितनी यूनिट इंक्रीज करेंगे उसके हिसाब से इंक्रीज होती रहती है, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख की, 2 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आई, इसे करेंगे लेस। तो लेस तो मैं लेस ही लिख देता हूँ, माइनस का सिन तो कैंसिल, लेस। तो लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ की, और सेल्स है हमारी 10 लाख रुपीज़ की। तो अब जो अमाउंट आएगा, अरे ये फिर वही हो रहा है रे भाई, रुक जाओ रुको भाई, रुको रुको रुको, वापसी आओ। तो सेल्स है 10 लाख रुपीज़ की, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 2 लाख रुपीज़ की। अब तो जो इसमें से बचा उसे कहेंगे कंट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट होता है कंट्रीब्यूशन। कॉन्ट्री कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होता है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है किसी भी कंपनी का, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन लेट सपोज मानिए क्या 10 में से 2 गया तो 8 लाख, कंट्रीब्यूशन है 8 लाख का। तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 8 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हमारा आ चुका है। अब इसमें से हम लेस करेंगे अपनी फिक्स कॉस्ट। तो मान के चलिए फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट है। तो इसे कर देते हैं फोर्थ पॉइंट। ये हो गई हमारे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की, 3। अरे भाई भाई भाई, वापिस 3 लाख रुपीज़ की हमारे पास फिक्स कॉस्ट। ये भी इसमें से लेस होगी कहीं ना कहीं, फिक्स कॉस्ट भी हो गई लेस, ठीक है ना। सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस करी, तो हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब एक ऐसा अमाउंट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हमने फिर फिक्स कॉस्ट भी हटा दिया।
अब हमारा ये अमाउंट हो गया जो प्रॉफिट का अमाउंट है। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारा प्रॉफिट कितने का अंदर कितने रुपीस का आया? 5 लाख का। 5 लाख। ये थोड़ा पीसीआर जैंग कर रहा है तो मैं ये बाद में सही कर दूंगा, लेकिन आपको ये नंबरिंग तो समझ में आ ही रही होगी ना कि प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपीस का। अब इसके बाद आएगा हमारा फिर डिविडेंड, वो इंटरेस्ट का अमाउंट देंगे जो हमने अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट लिया होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट देखो, डेब्ट कर लो। कंपनी ने बैंक से लिया लोन, तो कंपनी जब बैंक से लोन ले रही है, मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया, 10% का, वो 10 लाख का लिया और 10% का इंटरेस्ट था। मान लीजिए 10 लाख रुपीज का लोन लिया कंपनी ने बैंक से, 10% का उसमें इंटरेस्ट था। तो कितने का बैठ गया इंटरेस्ट? 1 लाख रुपीज का। तो ये लोग उसके अंदर होता है फाइनेंशियल वर्ड में, या कैलकुलेशन के लिए कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट है ना, जो हमने लोन या किसी लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट दिया है, वो इंटरेस्ट को टैक्स डिडक्ट करने से पहले उसका अलाउड मिल जाता है। मतलब टैक्सेशन में इंटरेस्ट अलाउड है। तो इसलिए कहा गया कि जब इसके बाद टैक्स निकाल देंगे, उससे पहले ही हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स में अलाउड है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट आया 1 लाख रुपीज का, तो हम निकाल देते हैं इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बन गया, ये इंटरेस्ट है। बड़ा ही हैंग कर रहा है भाई पीसी आज तो। ये इंटरेस्ट है हमारे पास, वापिस वापिस, ये ऐसा ना करो। तो ये हो गया 1 लाख रुपीज का। 1 लाख, 1 लाख रुपए का आ गया हमारे पे इंटरेस्ट। हमारा आ गया नहीं, हमने पे करा 1 लाख का इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास कितना बचा प्रॉफिट में से? इंटरेस्ट पे करने के बाद बचा 4 लाख रुपया। 5 लाख हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 1 लाख का इंटरेस्ट दे दिया बैंक पर से, जो हमने 10 लाख का लोन लिया था 10% ब्याज पे, तो उसका आ गया 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट। अब हमारा आएगा 7th पॉइंट। इसे कहेंगे, इसमें निकालेंगे हम अपना कितना प्रॉफिट है जो हमारा इंटरेस्ट के बाद आया। तो पीबीटी इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, कि मतलब इंटरेस्ट तो हमने पे कर दिया, लेकिन अब वही हमारा टैक्स टैक्स पेंडिंग है ना, टैक्स इनकम टैक्स जो देना है वो पेंडिंग है। तो इसे कहेंगे प्रॉफिट जो टैक्स से पहले का है, क्योंकि इसके जस्ट बाद टैक्स कटता है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रॉफिट जो टैक्स से पहले का है। 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख का प्रॉफिट है जो टैक्स से पहले का है। तो ये 4 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब कहेंगे हम टैक्स की बारी। तो लेट्स मान के चलो 20% का टैक्स रेट है, ऑल्दो कंपनी के केस में 30% होता है, लेकिन आप मान के चलो फिर भी 20%, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर दूर है, कंप्यूटेशन तो मैं कर दूँ, 30% भी निकल जाएगा। 30% मानना है, 30% ही मानो यार, फिर आप कहोगे इससे टैक्स की 30% निकालना बहुत प्यारा पड़ रहा है, तो क्या होगा? टैक्स है 30%, आप ये मान के चलो टैक्स है @ 30%, जो कि कंपनी के केस में टैक्सेशन 30% रेट ही होता है। इंडियन कंपनी के केस में 30%, ठीक है ना। तो 4 लाख पे 10%, 40,000, 80,000 और 1,20,000। तो 4 लाख पे 1.2 लाख रुपीज गए हमारे पे टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमसे इतने पैसे ले गए छीन के। तो अब हमारा कितना प्रॉफिट बचा नेट? जो हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, मतलब आउटसाइडर की थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी भी पे कर दी, और सरकार को भी उसके हिस्से के पैसे दे दिए। अब जो पैसा बचा वो अपने घर वालों की, मतलब अपने घर की बात है, अपने जो शेयर होल्डर है उनका पैसा बचा। तो कितना पैसा अपने ओवरऑल शेयर होल्डर का बचा? तो जो पैसा अपने ओवरऑल शेयर होल्डर का बचा वो हमारे पास है, इसे कहते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। बीएटी बन गया, बैट बन गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, कि टैक्स पे करने के बाद अपना प्रॉफिट कितना रहा। ये प्रॉफिट बिलोंग होता है, एक सेकेंड वाइज है थोड़ा, ये प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आएगा, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट बताता है कि कितना प्रॉफिट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर और हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। सकता बोल रहा हूँ मैं, देंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कितना दिया जा सकता है, ये अमाउंट कहलाता है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, यानी कि पैट कितना है? 4 लाख में से 1,20,000 गया, तो बचा 2,80,000। 2,80,000, ठीक है ना।
तो 2,80,000 वो अमाउंट है जो हमारे 10 लाख के सेल्स करके जो हमने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया था, कंट्रीब्यूशन कमाया था, उस 8 लाख के कंट्रीब्यूशन में 2,80,000 सिर्फ वो अमाउंट है जो हमने शेयर होल्डर को दे सकते हैं। बाकी हमने कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट प्लेस कर दी, कुछ हमने अपना इंटरेस्ट दे दिया अपने जो हमने लोन लिए थे, और कुछ हमने सरकार को दे दिया। तो ये वो अमाउंट है जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, मतलब शेयर होल्डर को देते हैं। एक ओवरऑल इक्विटी प्रेफरेंस नहीं बोला, ओवरऑल शेयर होल्डर को जो अमाउंट दिया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अपने लॉ की रिक्वायरमेंट। हमारे लॉ ने क्या कहा था? लॉ ने कहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे हैं, अब पढ़ाता हूँ दिखाता हूँ आपको इसमें। लॉ ने कहा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट, मतलब पहला अधिकार मिलता है किसमें? पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे हैं जिन्हें डिविडेंड पे करते हो सबसे पहला अधिकार मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी लॉ ने कहा है, इसलिए हम जब स्टेटमेंट बना रहे हैं अपना, तो हम भी कहेंगे, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि जो हमारा 2,80,000 रुपया कमाया है, उसमें से जो भी देना है वो देंगे हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले जाएगा डिविडेंड ऑफ, डी मतलब डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देंगे वो सबसे पहले देंगे। सबसे पहले मतलब ये नहीं है कि सबसे ही पहले, सबसे पहले बोलने का मतलब तो ये हो गया कंट्री की, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट हो तो इस बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, नहीं। सबसे पहले बोलने का मतलब यहाँ ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में देंगे हम, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, क्योंकि इनका अमाउंट फिक्स होता है, एक फिक्स रेट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है। लेस मान लीजिए इन्होंने कहा कि हमारे 80,000 रुपए जाने हैं, 80,000 रुपए फिक्स अमाउंट था इनका, तो हम 80,000 रुपए इनको फिक्स दे देते हैं इनके हिस्से का, किसी का पैसा नहीं मारते हम। तो 0.8 लाख हम इन्हें दे देते हैं इनके हिस्से के। लीजिए जाइए अपने पैसे लीजिए, मौज करिए। अब बचा कौन? अब बचा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, वो देख रहा है हमारी तरफ कि मालिक सबको बांट दिया, थोड़ी कृपा हमारी तरफ भी दिखाइए, हम भी हैं यहाँ लाइन में। तो ये अमाउंट जो बचा इसे कहेंगे ई ए एस। ई ए एस होने का मतलब है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है कंपनी के अंदर इस टाइम, इस साल जो कमाया है उसमें से कितना कितना इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं हम? 2 लाख रुपीज मैक्सिमम देंगे, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कितना दे सकते हैं? 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज हम मैक्सिमम दे सकते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। इसके बाद हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट से कर देना, इसमें पीपीटी में करके कल को भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये इंटर में आपको बहुत काम आएगा, बहुत। आप मुझे याद करोगे जब इंटर में जाओगे कि ये चीज़ पहले ही फाउंडेशन में बता रखी है। ईएईएस वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। कंपनी ये चीज कैलकुलेट करना चाह रही है कि पर शेयर होल्डर की कमाई 2 लाख में से कितनी है, कि 2 लाख तो सारे शेयर होल्डर की मिला के है, लेकिन पर शेयर होल्डर यानी कि, या फिर पर शेयर, एक एक बंदे ने हमारी कंपनी में शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, तो उस बंदे की जेब में हमारी कंपनी से कितना रुपया जाएगा, उसे कहेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यानी कि पर शेयर खरीदने पे जो बंदे ने शेयर खरीदा उसे हमारी कंपनी से कितना रुपया उसकी जेब में गया, उसे कहेंगे ईपीएस। तो ये टोटल है ओवरऑल कि कितने टोटल शेयर होल्डर ने शेयर से टोटल शेयर पे कितनी कमाई हमने करी। तो अगर हमें पर शेयर निकालना है तो इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी ना, लॉजिकल चीज है कि ये टोटल का है, पर निकालना है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इसकी डिवाइड ही करते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इसकी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम इसकी डिवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेट सपोज मान के चलिए कि 20,000 इक्विटी शेयर थे कंपनी के अंदर, तो 20,000 से इसकी जब डिवाइड करेंगे, यानी कि एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब हुआ है 20,000 शेयर्स। जब हम 20,000 शेयर से डिवाइड करेंगे इसकी, तो 13 जो हमारा पॉइंट आएगा वो कैसा आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ उसकी, वो 11 डिवाइड बाई 12। जो 11 नंबर पे हमने निकाला था वो पैसा था जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा था, उस पैसे को हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, तो पर शेयर वो पैसा निकल जाएगा जो पर शेयर हम अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं, सकते बोल रहा हूँ मैं फिर से, कि पर शेयर जो हम अपने मेंबर को दे सकते हैं अपनी कंपनी की कमाई से, यानी कि वो पैसा जो हमारी कंपनी कमाई से मेंबर्स की जेब में जा सकता है, लेकिन देंगे कितना वो बात की बात है। सॉरी सॉरी
लेकिन हम कितना पैसा दे सकते हैं वो यहाँ कैलकुलेट हो जाता है। कितना दे सकते हैं? पर शेयर हम 10 रुपए दे सकते हैं। तो ये 10 रुपए भी अमाउंट आ गया जो हम कंपनी की कमाई से पर शेयर अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। उसे कहते हैं ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। कितना हमने पर शेयर कमाई करी अपनी कंपनी में। अब ये देंगे जरूरी नहीं है, जो देते हैं उसे कहते हैं डीपीएस, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो। उसका भी कंप्यूटेशन हल्का सा आपको दिखा दूंगा अभी। पहले इसका फॉर्मेट थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। देखो टाइम तो हमें लगेगा, पर हम पढ़ेंगे ऐसा कि आपको इंटर में कोई दिक्कत ना आए, और सेकेंडली मजा आए, आपको बोरिंग ना हो। थ्योरी नहीं है, लो तो थ्योरी है ही नहीं भाई, बस पढ़ने की बात और समझाने की बात है। तो हम एक बार इसे सही से कर लेते हैं। हो चुका ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत तो देखो रहेगा, कोई फिगर कोई ज्यादा है कोई कम है। तो इसे एक बार और समझा देता हूँ मैं। मान लो किसी कंपनी की सेल्स हुई 10 लाख रुपीज की। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट पे चेंज हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट थी उसकी 2 लाख रुपए की, तो कितना कंट्रीब्यूशन बचा? 8 लाख का। कंट्रीब्यूशन ये वो अमाउंट है जो कंट्रीब्यूशन ये भी वे अमाउंट है जो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का होता है। कितनी कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी प्लस प्रॉफिट की रिकवरी, तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट कर दी, फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपीज की है, तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 5 लाख रुपीज का। फिक्स प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट किसे दिया? जो बैंक लोन होते हैं, जो हमारे लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, पहले उनका पेमेंट करा जाता है, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है। लोग आउटसाइडर होते हैं, उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है, लेकिन जो मेंबर्स हो, जो ये शेयर होल्डर होते हैं, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, उन्हें कहा जाता है इनसाइडर। कहीं ना कहीं वे कंपनी के मेंबर्स होते हैं तो इनसाइडर होते हैं, तो उनका पेमेंट बाद में करा जाता है, पहले आउटसाइडर की लाइबिलिटी चुकाई जाती है। तो मानिए लोन है, इंटरेस्ट कैसा आया ये, इसकी कंप्यूटेशन बना देता हूं मैं। मानिए 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का आपने एक लोन लिया था, नोट आपने बस किसी कंपनी ने, और उस पे लोन पे 10% का रेट था। इसे मैं अभी सही कर दूंगा, 10% का रेट था। 10 लाख रुपीज का लोन था जिसपे 10% का रेट था। तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट था उसमें सबसे पहले हमने आउटसाइडर की लाइबिलिटी पे कर दी। आउटसाइड, अरे भाई रुक जा, रुक जा भाई रुक जा, नहीं सब मिटा के रहेगा, ये मिटा दिया। चलो खुश, आप समझ तो गए, छोड़ो, इसे पसंद ही नहीं आया मेरी एक्सप्लेनेशन। तो भाई रुक, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे 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 रुक भाई, आजा वापसी आ, है मेरे दोस्त, लौट के आजा, आ रहा है। तो 5 लाख का हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 1 लाख रुपए का जो लोन, ये ऐसे खेलता रहेगा, आप उसमें से छोड़िए आप। 5 लाख रुपीज का लोन था, जिसमें से कि हमने, अरे भाई गुरु जी रुक जाओ आप, अरे यार ये मेरा पूरा स्टेटमेंट अब बंद करके ही रहेगा, खत्म कर देगा, सब मिटा देगा। अरे भाई रुक जा, वाह बहुत जल्दी रुका। मैं कि मुझको CTRL जेड बचपन में सिखाया गया था, भूला नहीं हूँ अभी। हाँ अच्छा, अभी ये था क्या? हाँ इंटरेस्ट था ना ये। तो हमने दोबारा से अपना डेटा रिकवर कर लिया CTRL जेड्स के अंदर। तो ये कह रहा है कि 5 लाख का हमारा प्रॉफिट था, 1 लाख का हमने इंटरेस्ट दिया आउटसाइडर को जो लोन लिया था, बैंक लोन था। तो 4 लाख का हमारा वो प्रॉफिट बच गया, जिस पे से अभी हमें टैक्स देना है और बाकी पेमेंट करने हैं। तो उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट मान लीजिए 30% है, और कंपनी केस में होता भी 30% ही है जनरली। तो इसी ये आ गया 1,20,000। 4 लाख का 30%, 1,20,000 आ गया, कैलकुलेशन कर लेना। तो उसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि वो प्रॉफिट जो टैक्स के बाद है। अब ये वाला प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, मतलब घर का प्रॉफिट होता है, जो हमें उन्हें देना, दे सकते हैं, देंगे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लॉ ने हमें कंपल्सन नहीं करा। लॉ ने हमारी चॉइस पर रख दिया कि हम देना चाहें तो दें, ना देना चाहे तो ना दें। तो ये डिविडेंड ऑफ, तो लेकिन अब क्या है, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया था, यानी कि जो हमने लॉ में पढ़ा अभी सेक्शन, उसने कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें प्रेफरेंशियल राइट मिलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर। तो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर, इसीलिए हम भी यहाँ प्रेफरेंशियल राइट देंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि हम जो पेमेंट करेंगे वो डिविडेंड वालों का पेमेंट कर देंगे। तो मानिए डिविडेंड वालों ने कहा था कि हमें 80,000 देना आप फिक्स अमाउंट, तो हमने 80,000 डिविडेंड वालों को फिक्स अमाउंट एक 80,000 रुपये का पे कर दिया, ठीक।
0.8 है, 8 लाख ना पढ़ लिया ना इसको, ये 0.8 है। तो 80,000 रुपये का हमने उनको पे कर दिया, ठीक। तो 2 लाख 80,000 में से 80,000 गया, तो 2 लाख का ये EAS मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये वो नेट अमाउंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर का है, जिसे हम इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहें तो दे, ना देना चाहें तो कुछ रोक के बाकी पैसा दे सकते हैं। इसकी कंप्यूटेशन भी इंटर के अंदर है। इंटर के अंदर तो आपको डिटेलिंग में सब चीज कराई जाती है। या तो मैं आपको फिर आपके पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि लो क्या कह रहा है उस बेस पे हम क्या करते हैं वो समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली। कि लो ने कहा कि प्रेफरेंस शेयर को पहले पेमेंट करना है डिविडेंड का, तो हम जो अपना स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट निकालते हैं, बैलेंस कितना इक्विटी शेयर होल्डर का बचा बिचारों का। उसके बाद उन्हें करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड, ताकि हम वो अमाउंट निकाल सके कि ईपीएस मतलब एक ऐसा अमाउंट कि कितना हम मैक्सिमम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पर शेयर पे डिविडेंड दे सकते हैं, उसे कहते हैं ईपीएस, ठीक। इससे आगे कंप्यूटेशन भी होती है, लेकिन इससे आगे कंप्यूटेशन आपके फाउंडेशन का पार्ट तो ये भी नहीं था, लेकिन इससे आगे कंप्यूटेशन आपके लिए भारी हो जाएगी। आप थोड़ा फाइनेंस पार्ट में चले जाएंगे तो इससे आगे कंप्यूटेशन मैं नहीं करता। तो मैं इतना इनकम स्टेटमेंट में ग्रुप पर डाल दूंगा इसको, और थोड़ा अच्छे से करके कुछ कर सकता हूँ तो ये होता है इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि लो ने हमसे कहा, कंपनी लो ने हमसे कहा कि उन्हें प्रिफरेंशियल राइट देना, पहला अधिकार देना पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। इसलिए जो हमने अपना इनकम स्टेटमेंट बनाया, उस इनकम स्टेटमेंट में भी हमने उनको पहला अधिकार दिया डिविडेंड का, उसके बाद दिया इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार। तो ये कह रहा है लो, और यही हम करते हैं प्रैक्टिकल वर्ड में, ऐसे होती है पूरी कंप्यूटेशन। ये आपके इंटर में दो तीन जगह काम आएगा, कोस्ट के अंदर भी आएगा, एफएम के अंदर भी आएगा, और एफएम के अंदर तो कई चैप्टर के अंदर आएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से और समझ लेना, वीडियो मेरी दोबारा देख लेना, कल की पीपीटी में मैं इस चीज को डालूंगा, तो वहां भी एक बार मैं आपको और समझा दूंगा। चलिए पढ़ते हैं आगे का। और रिपेमेंट ऑफ लोन, ये देखो सिंपल है यार, जितना रिपेमेंट होगा कैपिटल का, वो उनको ही रिपेमेंट भी पहले मिलेगा। यानी कि जब कंपनी खत्म होती है, वाइंड अप होता है, लिक्विडेशन होता है, तो उसका एक स्टेटमेंट बनता है। लिक्विडेटर स्टेटमेंट भी आपको मैं लगा के दूंगा पीपीटी में, आप क्या याद रखोगे यार, इंटर का पार्ट है ऑल्दो, लेकिन मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कल को, पीपीटी के अंदर लाऊंगा कि देखो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पहले पेमेंट हो रहा है आखिरी के बाइंडिंग अप के टाइम में, जो प्रिंसिपल सम था उसका भी एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर कोई डाउट रहे तो फिर बताना। लेकिन अभी आप, मैं देख रहा हूँ, ना तो मेरे वीडियो पर लाइक आ रहे हैं ना कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं तो तुझसे कर रहा हूँ ट्राई। अब आप शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। करने चाहिए वैसे, आपको बताइए मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या प्रैक्टिकल दूँ, इससे ज़्यादा मैं सबसे और क्या मेहनत करूँ। कर तो रहा हूँ ना, लेकिन आपको सपोर्ट ही नहीं दिखा रहा है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन की बाइंडिंग आपके टाइम पे जो रीपेमेंट होता है वो भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 40 शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइडेड। कि वो ये कह रहा है कि अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल पे कुछ लिखा है तो वो इन चीज़ को ओवरराइड कर जाता है। मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने परसेंटेज देना है, तक देना है, कि अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम में लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ 10% तक दे सकते हैं, तो उसको कंपनी 10 से एक्स्ट्रा परसेंट नहीं कर सकती। अब पढ़ते हैं मेमोरेंडम की बात। मेमोरेंडम जो हमने पढ़ा था उसे डिटेल में पढ़ते हैं, अब आएगा मजा। आप देखना, इसमें एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम मतलब सोचने मजबूर कर देगी कि क्या यार, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं लोग के अंदर। पढ़ते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन अ कंपनी इज अ फैक्ट ऑफ चार्टर। चार्टर मतलब मेन डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप एंड द पावर ऑफ द कंपनी। ये बताता है कंपनी कैसे बनी, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका पावर है। एक मिनट मैं अपना वो ओपन कर लेता हूँ, रिलायंस कंपनी का मेमोरेंडम। प्रैक्टिकली करेंगे कोई चीज़ भी, हम थ्योरी कोस्ट को थ्योरी मानेंगे, इस कोस्ट को बोल रहा हूँ सॉरी, लो को हम थ्योरी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी तो ये है ना कि जिसे हम रटना पड़े, इसको तो रटना ही नहीं पड़ेगा, ये तो लॉजिकल चीजें हैं। देखो पढ़ो, ये मेमोरेंडम था रिलायंस का, ये हमने उस पर अपने रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का। सबसे पहले आता है नेम क्लोज, कंपनी का नाम, उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लोज, और फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ये कह रहा है ना ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के, मेमोरेंडम में लिखा होता है, देखो लिखा हुआ है। इस तरीके से कह रहा है कि मेमोरेंडम जो है वो डिफाइंस करता है उसका स्कोप ऑफ पावर, कि उसकी क्या पावर है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो एक्ट करेगी। ठीक है ना। ऑब्वियस बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम रजिस्टर करने के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों मेमोरेंडम हमें रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होना पड़ा था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम मेमोरेंडम देना पड़ता है, तो ये कह रहा है कि क्यों देना पड़ता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट, आखिर हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम मेमोरेंडम देते ही क्यों है। बाय बाय ब्रो बाय। तो ये वही पूछा है कि ऐसा क्यों है, तो इसे हम बताएंगे ऐसा क्यों है, वो हम पढ़ते हैं।
इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द विच फॉर विच कंपनी इज फॉर्म कि ये इसमें डिटेल रहती है कि कंपनी आगे जाके क्या करेगी। देखो दिखा देता हूँ। ये रहा मेन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसके अंदर कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है और एडिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, कि मतलब ये तो करेगी कंपनी, इसके अलावा और कुछ कंपनी अपने एंड से फ्लेक्सिबल रहती है कि जिससे अगर कल के दिन को अगर हम थोड़ा वेरिएशन करना चाहे, अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहे, तो हमें दिक्कत ना आए, मेमोरेंडम अल्टर करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कंपनी जब अपना ऑब्जेक्ट लिखवाती है तो प्रोफेशनल से लिखवाती है और इस तरीके से लिखवाती है कि उन्हें दिक्कत ना आए। तो ये है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज, पढ़ लेना आप डिटेल में आराम से घर। मैं इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी थी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो मेमोरेंडम के अंदर है, इसलिए मेमोरेंडम को रजिस्टर करना जरूरी होता है ताकि हम भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम कर सकें। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द एक्शन कैन नॉट गो। जो यहाँ इसमें लिखा हुआ है, जो ये ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है ना, ये सब जो लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट में, इन ऑब्जेक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है उसके अलावा रिलायंस कंपनी एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर सकती। ये होता है ऑब्जेक्ट का मतलब, ये बाइंड होता है। अगर इससे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करी, अल्टा वायर्स होगा, रिलायंस कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, या कोई भी किसी भी कंपनी पे पेनल्टी लगेगी अगर उसने मेमोरेंडम में जो चीज़ लिखी हुई है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई चीज़ करे तो। पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा हमारे। पढ़ते हैं स्टार्टिंग का। टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डीलिंग, एजेंट, फैक्टरिंग, importing, exporting machineries and financing all kind of man-made fabric and man-made fiber kinds of the man-made fiber cords of all kind and man-made fibers of all kind mix or without mixing the material like woolens, rubbers, root cotton वगैरह का सब क्लोथिंग की वगैरह बात कर रहे हैं ना। तो क्लोथ से बता रहा है कि जो मैनमेड वगैरह वो सब मंगा सकते हैं हम सब, ये सब। तो अगर कोई वो ऐसा मंगा रहा है जिस जो मैनमेड नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें इस वाले पॉइंट को कहूँ मैं, नीचे नहीं पढ़ा, इस वाले पॉइंट में सिर्फ मैनमेड की बात हुई है, मान के चलिए। तो अगर कोई मैनमेड के अलावा की चीज़ है तो वो चीज़ वो नहीं मंगा सकता, अगर सिर्फ इतना ही लिखता अपने आर्टिकल में तो। कि मान लीजिए इतना मैंने हाईलाइट करा, इतना ही उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, सॉरी आर्टिकल बोला मैं, इतना ही उसके मेमोरेंडम में लिखा है, और इसमें लिखा हुआ है कि मैनमेड, इसमें मैनमेड का जिक्र हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मैनमेड नहीं है, जो मशीनरी से बनी हुई है, वो नहीं मंगा सकती थी। लेकिन उसने आगे भी लिख रखे हैं, तो वो भी चालाक कंपनी है, तो सब चीज़ उन्होंने लिख दी। तो आप टेंशन लीजिए, पूरा पढ़िएगा घर जाके, तो आप समझ पाएंगे रिलायंस क्या क्या काम कर सकती है। अगर इस काम के बियॉन्ड रिलायंस कोई काम करती है तो उसके लिए रिलायंस को पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और एक चीज़ होती है, यहीं से की डेट होती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको वहाँ कनेक्ट हो जाए। कि मान लीजिए कोई आउटसाइडर की बिजनेस के साथ कोई कॉन्टैक्ट करता है, और वो कॉन्टैक्ट उसके मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड है, तो वो वाला उस केस में जो मेंबर्स है वो कंपनी को श्यू नहीं कर पाता कई केस में, या फिर कई केस में कहें तो कंपनी उसके टुवर्ड बाइंड नहीं हो पाती, क्योंकि उसने मेमोरेंडम पढ़ा नहीं। देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल ये कोई भी किसी भी कंपनी का निकाल सकता है, इसे कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक इजीली निकाल सके, पढ़ सके, उसे कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि मेमोरेंडम आर्टिकल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो हर कोई जो बंदा कंपनी से कोई व्यवहार करेगा, कोई कॉन्टैक्ट करेगा, तो उसे पहले होना उस कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ के समझ लेना चाहिए। ऐसा लॉ के अंदर कहा गया है, आगे पढ़ेंगे आप। और वो ऐसा नहीं करता, और कोई चीज़ मान लीजिए मैं आर्टिकल में लिखा है कि ये मिस्टर एक डायरेक्टर है, सिर्फ वही कैश ले सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से, ऐसा लिखा गया है, मिस्टर ए ही कैश लेगा। और किसी में थर्ड पार्टी ने पढ़ा नहीं, मिस्टर बी को कैश दे दिया, तो उस केस में कंपनी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ने अपने आर्टिकल के अंदर साफ चीज़ लिखी थी कि पर्सन ए ही, डायरेक्टर ए ही कैश ले सकता है। तो जो चीज़ उसके मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखी है वो जनता को ही पता होनी चाहिए, ये कहना चाहेगा। आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं। इट इनेबल्स शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड ऑल द अदर पर्सन हु डील्स विद द कंपनी, की शेयर होल्डर हो या क्रेडिटर हो या कोई और पर्सन जो कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है, टू नोट वाट द पावर्स आर इन एंड वाट एक्टिविटीज कैन एंगेज, कि कंपनी के पास क्या क्या अधिकार है और कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है, ये उन्हें पता होना चाहिए। किसे? शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, और आउटसाइडर अदर पार्टी को। ए मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब ऐसा है, देखो ये मुझे मिला, ये मेमोरेंडम मैंने डाउनलोड करा, तो क्या मैं कंपनी का शेयर होल्डर था? मेरे पास सच्ची में इस टाइम रिलायंस के एक भी शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाउनलोड कर लिया ना। क्यों कर लिया? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता तो मुझे ये कहीं मिलता ही नहीं, मैं डाउनलोड ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं डाउनलोड कर आपको सामने दिखा भी रहा हूँ। क्यों दिखा पा रहा हूँ? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली अवेलेबल है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाले रिलायंस कंपनी का एमओयू, आपके सामने आ जाएगा ये।
तो MOU is a public document under Section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company, इसी वजह से अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल, और उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो ऐसा कर भी सकता है कि नहीं। मान लो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कि, मेमोरेंडम नहीं सॉरी, कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी एक टाइम में 1000 kg से ज़्यादा मटेरियल नहीं मंगा सकती। ऐसा मान लीजिए किसी कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। जो मटेरियल सप्लायर था उसने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, उसने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, ना आर्टिकल पढ़ा, उसने डायरेक्ट 1000 kg की जगह 2000 kg भिजवा दिया। तो उस केस में कंपनी का जो पेमेंट की लाइबिलिटी होगी वो 1000 kg तक ही होगी। 1000 kg से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जो सप्लायर है वो नहीं मांग सकता, किससे? कंपनी से। पढ़ते हैं, द कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन इन द मेमोरेंडम, हाउएवर, कंपनी मेमोरेंडम के जो प्रोविजन है उनसे डिपार्ट नहीं कर सकती, मतलब उनसे छुटकारा नहीं पा सकती। लेकिन implying many necessities of the departure, it cannot either into a contact or engage in a trade or business which is beyond the power of consecutive memorandum। लेकिन ये कह रहा है कि मेमोरेंडम जो है, जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है बिजनेस का क्या क्या कर सकती है, वही करेगी। जो जी मेमोरेंडम के अंदर लिखी है वही करेगी। अभी टेबल्स है कुछ, ये आपके फाउंडेशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटर में आएगा, इंटर में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी मतलब। तो आप इसे एक बार मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना, एक दो बार इसको याद करने की कोशिश करना, हो जाएगी याद, कोई दिक्कत इतनी भारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होती तो आप इसकी लोड नहीं लेना। टेबल ये कहती है, टेबल एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर एमओए बनाया जाता है। ये देखो सब एमओए के फॉर्म है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में जाता है, हमने पढ़ा था ऊपर। तो जो जिस फॉर्म में मेमोरेंडम जाएगा, जिस फॉर्मेट में जाएगा, फॉर्मेट होता है ना हर किसी चीज का, जैसे हम लेटर लिखते हैं, लेटर का फॉर्मेट भी होता था जब स्कूल में पढ़ते थे। सब लेटर का अलग अलग फॉर्मेट होता था। मान लीजिए इंगेजमेंट लेटर है तो उसका अलग फॉर्मेट है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो उसका अलग फॉर्मेट है, और कोई इंक्वायरी निकालनी है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो उसका अलग फॉर्मेट होता था। हमने 12th में पढ़ा है इंग्लिश के अंदर। इस तरीके से क्या रहा है कि जो मेमोरेंडम है वो अलग अलग कंपनी का मेमोरेंडम अलग अलग तरीके से बनता है, उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है, उसे कहते हैं टेबल। कि मान लो कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर है, उस कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा वो फॉर्म ए के यानी टेबल ए के हिसाब से बनेगा। कोई कंपनी गारंटी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उसका बनेगा टेबल बी के केस में। लेकिन कोई ऐसी गारंटी कंपनी जो गारंटी कंपनी भी है और साथ में उसने कुछ शेयर भी इशू कर रखे हैं, दोनों चीज भी कर सकता है, कोई लॉ में मना नहीं करा। ऊपर हमने कहीं भी पढ़ा कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो गारंटी नहीं बन सकती, बन सकती है, दोनों भी चीज कर सकती है। कोई एक भी करो या दोनों भी करो चलेगा। तो अगर किसी ने दोनों चीज करी, गारंटी भी ली और शेयर से भी लिमिटेशन करी, तो उस केस में हम करेंगे टेबल नंबर सी के अंदर उसका एमओए क्रिएट करेंगे। टेबल डी है अनलिमिटेड कंपनी के केस में। इसके एमओए में ये चीज लिखी हुई होगी, नहीं मिलेगी आपको टेबल नंबर डी वाले में कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है तो ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। और फॉर्म नंबर ई है, मेमोरेंडम बनाएंगे उन कंपनी को जो अनलिमिटेड कंपनी है और उनके पास शेयर कैपिटल भी है, तो उस केस में बनेगा टेबल ए में। इसे एक दो बार और पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टेबल इसे गो थ्रू कर लेना। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट बी क्लोज टू द मॉडल फॉर्म एज पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो इन फॉर्म्स पे इन टेबल के हिसाब से ही बना लेना। तो कंटेंट ऑफ एमओए यहाँ तक पढ़ लेते हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे हम? यहाँ तक पढ़ लेंगे, सी तक, सी तक पढ़ के इससे आगे कर लेंगे कल के पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको दिक्कत पड़ेगी। मेरा क्या, मैं तो और बोल दूंगा 4 घंटे, लेकिन आपके लिए दिक्कत रहेगी, तो इसलिए कर रहा हूँ यहाँ तक पढ़ लेंगे। सबसे पहला है नेम क्लोज, तो हमने पढ़ लिया। देखो यहाँ देखो, ये नेम क्लोज ही है ना, मैंने कहा था ना पहले ही बताया कि क्लोज का नेम ऑफ द कंपनी, जिस क्लोज में कंपनी का नेम होता है उसे कहते हैं नेम क्लोज। द नेम ऑफ द कंपनी नेम क्लोज के अंदर आता है विच इज लिस्टेड लिमिटेड, लास्ट वर्ड विद लिमिटेड, कि चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, लिमिटेड वर्ड जरूर लिखा रहेगा। तो पब्लिक केस में खाली लिमिटेड रहेगा, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड केस में प्राइवेट भी आएगा, प्राइवेट कंपनी केस में प्राइवेट लिमिटेड आएगा। और सेक्शन 8 कंपनी पे ना लिमिटेड लगता है ना प्राइवेट लिमिटेड लगता है जब तक वो कोई डिफॉल्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल चाहे तो ये सब लगा सकता है अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करा है तो ये सब वही है। तो हमने पढ़ लिया नेम क्लॉज वगैरह। अब पढ़ते हैं हम रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, यानी कि ऐसा क्लॉज जो बताता है कि कंपनी किस स्टेट में सिचुएटेड है, किस क्या उसकी रजिस्टर ऑफिस की लोकेशन है। तो लोकेशन तो नहीं बताएगा प्रॉपरली, पूरा तो नहीं बताएगा, लेकिन स्टेट बता देगा। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, की जो रिलायंस की रजिस्टर ऑफिस है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। रजिस्टर ऑफिस बताएगा, आप सब पहुंच जाओगे वहां पर तो वो दिक्कत पड़ जाएगी ना उनके लिए, तो सिर्फ सिर्फ स्टेट स्टेट यहाँ पे डिस्क्लोज करता है। द स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड,
कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उस स्टेट का नाम आता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है, कंपनी क्या क्या कर सकती है। कंपनी कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाए। इसके बाद है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज मतलब कि जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड बाय शेयर रहेगी या लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी। हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्या था लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितने अमाउंट तक के लिए है, क्या क्या है, वो सब डिटेल देंगे। फिर आएगा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज बताएगा कि कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब है, कितनी पेड अप कर सकते हैं। तो वो कैपिटल क्लॉज के अंदर आएगी सारी डिटेल। तो यहाँ तक हमने पढ़ेंगे ई पॉइंट तक, और एफ पॉइंट भी पढ़ के यहाँ तक इसे पूरा ही कर लेते हैं। चलिए इससे आगे का हम कल को कर लेंगे। एफ पॉइंट का डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है उसकी डिटेल भी मेमोरेंडम के अंदर आएगी। एक फॉर्मेट में आती है, दिखाया भी था मैंने फॉर्मेट, नेम, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, कैपिटल कितने लिए, कितने शेयर वगैरह लिए, सब आता है। वो हमने फॉर्मेट पीपीटी में भी डाला है, हुआ था। और ओपीसी केस में जो क्या बोलते हैं, जो उसका नॉमिनी होता है उसका नाम भी हम मेमोरेंडम के अंदर लिखते हैं। तो मेमोरेंडम प्रिंट होना चाहिए और डिवाइड होना चाहिए पैराग्राफ्स में, नंबर्स में। ये सब उसका बताया कि फॉर्मेट क्या हो रहा है। तो ठीक है, बैटरी भी मेरे इसकी लैपटॉप की डाउन हो गई है, तो मैं इससे आगे का लेक्चर अगले में करूँगा। तब तक चलिए बाय, तब तक मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मुझे भी लगे, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कंपनी के बाद बंद करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप कुछ कमेंट, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा आपका। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।